भूमि सुधारों से क्लास को शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था आपको, आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं? ये भूमि सुधार शब्द जब सुनते हैं तो इंडिया में भूमि सुधारों में क्या चीज़ डिस्कस होती है? जी, नहीं समझ पा रहा। अच्छा, ऐसे, अच्छा, जमींदारी उन्मूलन एक, अच्छा, और बताइए जी। और किस तरह के टॉपिक्स इसमें शामिल रहते हैं भूमि सुधारों में? तो मोटा मोटा आप लोग बता रहे हैं, कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। जैसे भारत में भूमि सुधारों में जमींदारों का तो उन्मूलन है ही, ये तो बहुत मतलब लोकप्रिय टॉपिक रहा है इसका। लेकिन आज के भारत में भूमि सुधारों में ये शामिल नहीं है। जैसे यूपीएससी मेंस में आपको सवाल करते हैं कि समकालिक भारत में भूमि सुधार बताइए, किस तरह के भूमि सुधार होने चाहिए। तकनीकी नहीं, तकनीकी सुधार अलग हो जाते हैं। भूमि सुधार और तकनीकी सुधार में डिफरेंस होता है। भूमि सुधार समाजवादी विचार पर आधारित है, तकनीकी सुधार पूंजीवादी विचार पर आधारित। तो दोनों बिल्कुल, एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। वो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होने लगेगा। अमित, एक आधा बंद कर दे यार, आवाज कर रहे हैं, थोड़ा आराम से। अगर इनको बंद करवा दूं चलेगा क्या? हाँ, थोड़ा शांति से पढ़ लेते हैं। सफोकेशन होगा, मैं बता दीजिएगा, वापस करा दूंगा। तो तकनीकी सुधार तो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। उनमें तो आप इस चीज़ पर ध्यान देते हो कि जो बीज होते हैं, उच्च उपज के बीज होते हैं, उन पे फोकस करते हो, उर्वरक पर फोकस करते हो, मशीनीकरण पर फोकस करते हो। और भूमि सुधार जो होते हैं वो शोषण को दूर करने पर ध्यान देते हैं। जो लोग खेती करते हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए, इस चीज पर फोकस करते हैं। और जहां शोषण की बात करते हो वहां समाजवाद आ जाता है, मार्क्सवाद आ जाता है, समाजवाद आ जाता है। और मार्क्स ने दो तरह के लोगों की बात की। बुर्जुआजी नाम सुना होगा आपने, जो पूंजीपति वर्ग होता है उसको बुर्जुआजी कहते हैं। और जो श्रमिक वर्ग होता है उसको प्रोलेटेरिएट कहते हैं अंग्रेजी में। और हिंदी में तो बुर्जुआजी को कई लोग बुर्जुआजी लिख देते हैं या पूंजीपति लिख देते हैं। और श्रमिक वर्ग के लिए लिखा जाता है सर्वहारा, सर्वहारा वर्ग है। तो मार्क्स का कहना है कि उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो एक सहकारी व्यवहार है, कोऑपरेटिव बिहेवियर है। जैसे मैं इस इंस्टीट्यूट को चलाता हूँ, ठीक है, तो मैं आया और इसको उठा लिया। सब कुछ, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इसकी सेटिंग कैसे होनी चाहिए, पंखे की स्पीड पे चलने चाहिए, और क्लास के मतलब वातावरण को ठंडा करके रखना है। मेरे आने से पहले ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो मेरा स्टाफ है। तो मैं ये समझूं कि मेरी वजह से इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो ये गलत होगा। मतलब ये रामेश्वर की वजह से चल रहा है ऐसा नहीं है, सब लोगों के सहकार से चल रहा है। सहकार मतलब कोऑपरेशन। तो मार्क्स ने जब ये कहा कि उत्पादन एक सहकारी व्यवहार है, तो उनके कहने का अर्थ क्या था? पूंजीपति के अहंकार को तोड़ना था। कि पूंजीपति सोचता है कि मेरी वजह से उत्पादन है, मैं पूंजी लगा रहा हूं, मैं श्रमिकों को एक जगह पर लेके आ रहा हूं, मेरी वजह से है ये। और वो कह रहे हैं कि ये सहकार है। मतलब तो मैं, जैसे ये अमित है अभी आवाज लगाई इनको,
तो मैं ये कहूँ कि यार मुझे कोऑपरेट कर देना, मेरी क्लास चल रही है, जबकि ये मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी लैंग्वेज ऐसी हो कि थोड़ा देख लेना, थोड़ा कोऑपरेट कर देना, तो उनको अच्छा फील होगा कि सर हमसे सम्मान से बात कर रहे हैं। मैं कभी इनको नहीं कहता पानी लेके आना, मैं कहता हूँ पानी मिलेगा, ऐसे तो पानी तो मिलेगा ही, लेकिन एक आप बोलो कि लेके आना, अरे पानी देना, इस तरह से तो लैंग्वेज का फर्क आ जाता है। तो भूमि सुधार बेसिकली, मैं टॉपिक में जाने से पहले इसका मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ, ताकि फिर हम लिखेंगे, मैं मतलब फ्रेम पहले थोड़ा सा बना हुआ होगा तो आसानी होगी समझने में। तो भूमि सुधारों में जो कई बार मैंने देखा, मतलब जैसे मैं अभी लाइव क्लास ले रहा था दृष्टि में, तो वो बच्चे क्या करते हैं, मतलब सवाल रनिंग क्लास में नहीं आते हैं, क्लास ख़त्म हो जाती है फिर वो लोग व्हाट्सएप के ऊपर प्रश्न भेजते हैं, तो वहाँ का मैनेजमेंट फिर मुझे फॉरवर्ड कर देता है। अगली क्लास में मैं जाता हूँ, जब उनके प्रश्नों को डिस्कस करता हूँ, पहले पढ़ाता हूँ, लास्ट वाले पार्ट में उनके प्रश्नों का डिस्कस करता हूँ। तो एक स्टूडेंट ने भूमि सुधारों के बारे में, मतलब उसने जिस तरह का सवाल भेजा, उससे मुझे ये महसूस हुआ कि वो ये समझ रहा था भूमि सुधार का मतलब कि भूमि में सुधार करना, मतलब जैसे कोई भूमि बंजर है तो उसमें चेंज कर देना, इस तरह का उसका माइंड चल रहा था। भूमि सुधार का मतलब ये नहीं कि आप भूमि में चेंज कर रहे हैं, जैसे कोई बंजर है तो उसको उर्वरक बना रहे हो, उसके लिए कई लोग जिप्सम डालते हैं, खेतों में जिप्सम डालते हैं, जिप्सम डालने से उसकी फर्टिलिटी में कुछ चेंज होता है। तराई क्षेत्र में हम मतलब भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दलदली ज़मीन होती है, तो उसको ठीक करके और हम मतलब ये कोशिश करते हैं कि इसमें कृषि कार्य हो। ये जो काम हम करते हैं ये भूमि सुधार नहीं है। ऐसे ही जैसे उन्होंने कहा कि तकनीकी सुधार, तो वो मिक्स कर गया। यूपीएससी में आप कब अच्छा कर सकते हो, जब आपको क्लैरिटी हो कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ है। न सिर्फ कौन सी चीज़ क्या है ये पता होना चाहिए, बल्कि कोई चीज़ किसी और से कैसे अलग है ये भी पता होना चाहिए। जैसे आप किसी से पूछो काला धन क्या होता है, तो उनको वेग आइडिया होता है, क्लियर नहीं होता है कि काला धन किसको कहते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि काले धन का मतलब होता है कि गलत कामों से जो पैसा एकत्रित हो जाता है उसको हम काला धन कहते हैं, ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं। जबकि काले धन का मतलब ये नहीं होता है। काले धन का मतलब होता है कि ऐसी इनकम या प्रॉपर्टी जिस पर टैक्स बनता है लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया है। तो टैक्स जिस धन पर नहीं देते हो आप, लेकिन कौन सा धन जिस पर टैक्स बनता है, मतलब जैसे कृषि कृषि से जो आय आती है इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता हमारे यहाँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत में किसान काला धन इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी इनकम पर टैक्स नहीं बनता है। टैक्स बनता हो फिर आप नहीं देते हो, तो इसको हम बोलते हैं काला धन। और जो गलत कामों से पैसा इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं डर्टी मनी, गंदा धन। एक होता है काला धन, एक होता है गंदा धन। और ये सब चीज़ें क्या होती है, आप इंटरव्यू में जब जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि, और वो एक अलग स्टेज है, वहाँ आपको स्टार्ट करेंगे काले धन से और इतनी बातें पूछ लेंगे कि आप उत्तर देते नहीं बनेगा, और लास्ट स्टेज में आकर भी हम वापस लौट के आ जाते हैं। आते हैं 3 में से 2 लोग तो लौट कर आते ही हैं वापस, जबकि वो इतने प्रतिभावान हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है। अब डर्टी मनी और ब्लैक मनी, डर्टी मनी नाम ही कह रहा डर्टी, डर्टी यहां आप कह सकते हो कि किसी ने रिश्वत से पैसा कमाया, डर्टी मनी है। तस्करी से पैसा कमाया, स्मगलिंग से पैसा कमाया, आप कहोगे कि ये डर्टी मनी है।
नशे की वस्तुओं में व्यापार किया, नारकोटिक्स में, और उससे पैसा कमाया आपने, ये डर्टी मनी है। किसी को मारने के लिए आपने सुपारी ली और उससे पैसा मिला, वो डर्टी मनी है। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज है। देखो संक्षिप्त कैसे करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए। यूपीएससी के पास इतना समय नहीं है आपके एग्जाम्पल पढ़ने के लिए, क्योंकि स्पेस कम होता है, और उससे ज्यादा कम क्या होता है, टाइम। अब ज्यादा एग्जाम्पल लिखोगे आप तो टाइम भी जा रहा है साथ में, इतने सारे सवाल होते हैं। नियत समय पर नहीं कर पाए, वो कॉपी छीन के ले गया। आप सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छी जगह तैयारी की और मेरी अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन उसका महत्व क्या है। इसलिए तो कांट ने कहा कि इस दुनिया में समय और स्पेस की सत्ता है। समय और स्पेस की सत्ता है, मतलब टाइम और स्पेस। किसी भी चीज के अस्तित्व के लिए टाइम जरूरी होता है। आप मेरे सामने आए हो तो मैं आज ही आपको तैयार नहीं कर दूंगा, मुझे आप समय दोगे। मतलब मैंने कहा कि मैं 35 से 40 क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, आप कहते हो सर मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मैं नहीं पढ़ा सकता आपको। फसलों के पकने के लिए समय चाहिए। एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसको 9 महीने चाहिए। टाइम, मतलब बिना टाइम के कैसे आप कर सकते हो। और स्पेस, माँ की कोख अगर बड़ी नहीं हो पाती है तो क्या बच्चा ग्रो कर सकता है। स्पेस नहीं मिला उसे। हम लंबे होते हैं तो स्पेस है, तब तो लंबे हो रहे हैं। स्पेस को हटा दो, फिर अपने बारे में सोचो, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा अस्तित्व ज़्यादा फाइनल है या स्पेस का फाइनल है। तो जिसकी फाइनल सत्ता होती है वही रियल माना जाता है, दर्शन शास्त्र कहता है इन्हें। तो टाइम इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप संक्षिप्त नहीं लिखोगे, तो मौका देखकर काम करना होता है। स्पेस का में तो आप लिख दीजिए कि डर्टी मनी पर सवाल आता है, आएगा कभी, तो पहले आया हुआ भी है। मनी लॉन्ड्रिंग पर, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में तो है ही ना मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध डर्टी मनी से होता है। लॉन्ड्री में क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो कौन सी मुद्रा को धोया जाएगा, जो मतलब डर्टी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में लोग क्या दिखाते हैं, कमाते क्रिमिनल एक्टिविटी से है, और दिखाते यह है कि वो अच्छी एक्टिविटी से आया है। जैसे आप मेरा केस ले सकते हो, मतलब समझाने के लिए। सपोज मैं नशे के वस्तुओं में व्यापार करता हूं और हमें कैश पैसा मिलता है। जो लोग गलत काम करते हैं वो बैंक से थोड़ी लेन देन करते हैं, कैश में करते हैं। अब मैं कोचिंग चला रहा हूं, तो आप लोग आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कितने लोग एडमिशन लेंगे तो बाद का विषय है। लेकिन हम दिखा सकते हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे। आपके नाम की रसीदें काट कर और बैंक में पैसा जमा करा दें, रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते जाएं, तो सरकार को क्या लगेगा कि कोचिंग से पैसा आया है, जबकि आया कहाँ से है, नारकोटिक से। इस तरह की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, जो डर्टी मनी को इस तरह से कहते हैं। तो इस तरह से जो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में ज़्यादा रखना होता है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, मतलब जो ज्ञान है उसको सही वर्गीकरण आप कर सकते हो, तब आपको फायदा है। तो भूमि सुधारों के अंदर हम लोग ज़्यादा जो चीज़ें पढ़ने, जमींदारों का उन्मूलन भी हमने इसी पर्पज से ही किया, क्योंकि वो शोषण बहुत कर रहे थे किसानों का। और उनका उन्मूलन होने के बाद भी आज भी भारत में शोषण हो रहा है। लेकिन कौन कर रहा है, जमींदार नहीं कर रहे हैं। जमींदारों का तो उन्मूलन हो चुका है। तो यूपीएससी में आप जमींदार शब्द नहीं लिख सकते आज के भारत में, आपको लिखना पड़ेगा भूस्वामी। राइट, जैसे मेरे भी गांव में खेत है राजस्थान में, तो आप मुझे जमींदार बोलचाल में बोल सकते हो, बोलचाल की भाषा में, लेकिन वैसे मैं जमींदार नहीं हूं, मतलब कानूनी लैंग्वेज में नहीं हूं, क्योंकि जमींदार खत्म हो चुके हैं। तो आप मुझे क्या कह सकते हो, भूस्वामी, ये बोल सकते हो, जमींदार नहीं कह सकते। तो ये कहा जाता है कि आज के भारत में भूस्वामी अभी भी ज्यादा लगान वसूल रहे हैं, अभी भी।
तो लगानों का क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। जब लगान कम होंगे तो काश्तकार लोग जो खेती करते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको लगेगा कि उनका शोषण नहीं हो रहा, उनकी मेहनत का उनको फायदा मिल रहा है, तो वो ज्यादा मन लगाकर काम करेंगे। शोषण से उत्पादकता कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो भूमि सुधारों में ये टॉपिक पढ़ेंगे, जमींदारों का उन्मूलन भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के भारत में वो टॉपिक प्रासंगिक नहीं है। और यूपीएससी आपसे सवाल करे कि समकालिक भारत में कौन से भूमि सुधार होने चाहिए, तो आप जमींदारों का उन्मूलन उसमें नहीं लिखना है आपको, क्योंकि जमींदार हमारे यहाँ नहीं है। अब वो मैं पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद और क्या इश्यूज है भूमि सुधारों में भारत में? आर्टिकल 39B के बारे में आपका क्या परिचय है? मतलब 39B में क्या लिखा हुआ है, कोई भी बताएं मुझे। मतलब 39B और 39C जो ये आर्टिकल है हमारे, तो काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 39B और 39C, तो इनकी विषय वस्तु क्या है? कोई भी ट्राई करें। एक मिनट करें, मैं बाद में पूछता हूं आपसे। इधर से कोई? भूमिका, आप कोई भी? भौतिक संसाधन, भूमि शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण की बात की गई है इसमें बी में। और भौतिक संसाधन में सबसे इंपॉर्टेंट जो संसाधन है वो भूमि है, राइट। तो हमारे देश में 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है, मतलब उनके पास जमीन नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करना चाहते हो तो कई सारे उपाय हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट उपाय जो करना चाहिए भारत को, वो कृषि भूमि का सही वितरण लोगों के पास होना चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है। वर्ल्ड बैंक एक पूंजीवादी संस्थान है, ये तो आपको पता ही है। ऐसे संस्थान भी सही डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। पूंजीवाद में डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, पूंजीवाद तो विषमताओं पे चलता है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भारत को अगर ग्रामीण प्रदेशों की गरीबी दूर करनी है तो उनको भूमि सुधारों पर ध्यान देना होगा, और भूमि सुधारों के अंतर्गत आपको निर्धन लोगों को भूमि का वितरण करना होगा। ये टॉपिक आज भी भारत में महत्व रखता है, क्योंकि मैंने एक डेटा बोला 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है भारत में। और ये 2011 की एक सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना थी, उसका डेटा है ये। अब हम आगे 2021 में, तो कई सर्वे हो नहीं पाते हैं टाइम टू टाइम, तो जो वो गणना थी उसका डेटा मैंने कोट किया आपके सामने। तो ये भी हमें करना पड़ेगा, मतलब भूमि सुधारों के अंदर ये टॉपिक भी है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि हमें रैंक करना पड़े कि सबसे इम्पोर्टेंट, वो है छोटे खेतों की समस्या। भारत में खेत बहुत छोटे छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए हैं कि आप उसको, कई लोग क्या करते हैं, देखो जैसे एक खेत इस क्लासरूम जितना ही हो, तो कोई किसान आपको लगेगा कि वो खेती करेगा इस तरह के क्लासरूम वाली साइज में। तब फिर लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल यानी गैर कृषि कार्यों में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। गैर कृषि कार्य किस तरह के? जैसे वहां पर पशु बांधने लग जाएंगे, बाड़ा बना देंगे। बाड़ा जानते हो आप? मतलब चारों तरफ घेर के, है ना, वो कांटे की छड़ें लगा देते हैं और कुछ लगा के एक मतलब बाउंड्री बना देते हैं, वो बाड़ा बन गया। उसके बाहर एक छोटा सा गेट लगा देते हैं। अब उसमें भैंस बांध रहे हैं, उसमें गाय बांध रहे हैं, चारा डाल देते हैं, उसमें चारे का ढेर लगा देते हैं। उपले देखे होंगे आपने, उपले उपले इकट्ठे कर लेते हैं। लकड़ी जो इधर उधर की होती है, ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लकड़ी वहां पर जमा कर देते हैं। तो क्या भारत की भूमि, देखो मैं जाऊंगा लिखाऊंगा आपको, थोड़ा विश्लेषण करना चाह रहा हूं।
आपकी सहमति है ना इस चीज के लिए? ओके। तो मतलब वो ऐसे चीजों में इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होगा कि भारत के कृषिगत उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में क्या हो रहा है, औद्योगिकीकरण की वजह से, शहरीकरण की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आजकल हमारी सरकार बड़े बड़े एयरपोर्ट, एक्सप्रेस हाईवेज, कई तरह के जोन्स जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्वेस्टमेंट जोन, मतलब इस तरह की चीजें जो बना रही है, बड़ी बड़ी मंडियां, टर्मिनल मार्केट्स, तो उनमें सब में जगह चाहिए बहुत सारी, तो जगह उसमें भी हमारी बर्बाद हो रही है। अब ले देकर जो जमीन है उसको उसमें भी हम बाड़ा बना देंगे, तब तो ये भारत के लिए, किसान के लिए, दो शब्द होते हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एक व्यक्ति का अर्थशास्त्र जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर आप दिमाग लगाते हो। जैसे एक उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता क्या करता है, कीमत कम होने पर क्या करेगा? आपके मन में ख्याल आया कि कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, एक उपभोक्ता मांग बढ़ाएगा। ऐसे ही एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्या करेगा? तो आपके दिल ने कहा कि वो मांग बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। एक उपभोक्ता चाय पीता है और कॉफी भी पीता है, मतलब न्यूट्रल है दोनों में, चाय भी पी सकता है, कॉफी भी पी सकता है। किसी ने कहा कि कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय पर क्या फर्क पड़ेगा? ये इसने दिमाग लगाया कि कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी और चाय भी पी सकता है, तो फिर वो चाय पिएगा। तो आप कहोगे कि चाय की मांग बढ़ गई। एक को पढ़ रहे हो आप, इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। भगोनी में चावल पके कि नहीं पके, एक देखा जाए तो एक ही निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, हालांकि हम एक चम्मच निकाल लेते हैं। एक कौन निकालेगा? एक चम्मच निकाल के यूं देखते हैं कि पके कि नहीं पके, यही है ना तरीका। वही है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक थोड़ा सा देखते हो, फिर समझते हो कि ज्यादातर ऐसा ही होता है, फिर क्या समझते हो? ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो जब उसको ज्यादातर पे लागू करते हो तो वो क्या बन जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन कई बार टकराट होती है, जो माइक्रो लेवल पे अच्छा होता है वो मैक्रो लेवल पे खराब हो जाता है, ऐसा भी होता है। जिससे बचत, एक आदमी बचत करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि बचत कर रहा हूं, मेरे जमा पूंजी में बना रहा हूं, राइट। ये माइक्रो है। अब आप ऐसे सोचो कि भारत का हर आदमी यही काम करने लग जाए, बचत अच्छी होती है, रोज माला फेर रहा है, बचत अच्छी होती है, बचत अच्छी, और बचत करना शुरू कर दिया, कंजूस बन गया उन्हें, न कपड़े खरीदता है। गांव में लोग क्या करते हैं कि एक पजामा और कुर्ता सिलवा लेते हैं। अच्छे अच्छे सेठ लोगों को आपने देखा होगा, उनका दो ड्रेस रहते हैं, पजामा कुर्ता, उसी को धो धो के पहनते रहते। अब उनके दिमाग में ये चल जाता है कि 5% का ब्याज, 100 रुपये पर 5 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं पजामा क्यों सिलवाऊं? मतलब मैं किसी को 100 रुपये दे दूं, 5 रुपये आना शुरू हो जाएगा। मैं भी गांव से हूं, मैं गांव को समझता हूं, इसीलिए तो मैं बेहतर ढंग से पढ़ा पाता हूं ये कृषि, भूमि सुधार, ये सारे। मैंने दोनों दुनिया देखी हुई है, मतलब गांव भी देखा हुआ बहुत छोटा सा, और दिल्ली में भी, इंडिया की कैपिटल है, यहाँ पर आगे 20 साल हो गए मेरे को। मैं एक बार अपने गांव गया तो मेरे अंकल बहुत पैसे वाले हैं, तो मेरा घर एक तरफ है, दूसरी तरफ मतलब थोड़ी डिस्टेंस के बाद उनका घर है, और मेरे घर के पास में उनकी दुकान है। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा, वो चप्पल नहीं पहने हुए थे, तो मैंने कहा अंकल ये कंकड़ वगैरह आपको चुभ जाएंगे, मतलब मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ लग नहीं जाए, तो आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? मैंने उनसे पूछा। वो बोले यार तुम लोग जो है ना, मतलब शहर में जाकर पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोगों को, दुकान मेरी इधर है, घर मेरा उधर है, अब कई बार सामान लाना पड़ता है, घर में पड़ा रहता है,
तो मेरे को 20-25 चक्कर काटने पड़ते हैं, मतलब घर से दुकान के बीच में। तो तुम ये बताओ कि कितनी चप्पल घिस जाएगी। ये वाकई में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कितनी चप्पल घिस जाएगी, मैं तो मेरी चप्पलें ही टूट जाएगी। तो मैं ऐसे ही चल रहा हूं। मैंने कहा अजीब स्थिति है। फिर मैं दिवाली के ऊपर गया उनसे मिलने के लिए, पैर छूने के लिए जाते हैं। जब गांव में था तब तो मतलब इधर भी था, जब दिवाली मनाने गांव गया मैं। अब वह घर के आसपास उनके कुछ गड्ढे हो रखे थे मतलब जमीन में, तो मुझे थोड़ा सा लगा मतलब कि मेरा जूता ऐसे फंस गया। और इसे मैं उनके अंदर गया, मैंने कहा अंकल आपने बाहर लाइट नहीं जला रखी है, दिवाली है आज तो। बोले यार क्या करें, मतलब सामने वाला कभी लाइट नहीं जलाता है। हमारा घर इधर है, वो सामने वाला जो है वो लाइट जलाता ही नहीं है, तो मैं क्यों जलाऊं, मेहमान तो उसके भी आते हैं। वो नहीं जला रहा इसलिए मैं भी नहीं जला रहा हूं। मैंने कहा आपको तो पता है ना मैं दिल्ली से आया हुआ हूं, आपके घर तो आऊंगा ही। आपने सोचा नहीं कि रामेश्वर को कैसा लगेगा। अरे तुम लोगों को गोद में खिलाया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो कैसा लगेगा। तुम जानते नहीं हो ये पड़ोसी बहुत खराब है। मैंने कहा, ठीक है। वो मेरे रियल अंकल नहीं थे, मतलब दूरस्थ रिश्ते में थे, एक ही कास्ट के हो जाते हैं ना, तो तब ये इस तरह का। लेकिन वो रहता है कि भाई दिवाली होली आप जाके मिलो, मतलब ये। तो वो बचत पे बहुत फोकस कर रहे थे, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कुल मिलाकर। अब एक आदमी उनकी तरह हो जाए तो भारत में रिलैक्स वगैरह की चप्पल कैसे बिकेगी, आप ये समझाइए। अब जो माइक्रो आप सोच रहे हो वो मैक्रो में जाके क्या हो गया, खराब हो गया। समग्र स्तर पर बचते हैं, लेकिन बजट आप पढ़ते हो तो भारत सरकार तो बजट में बचत पर फोकस करती है। 1.5 लाख रुपए की एफडी आप करा लेते हो 5 साल की, म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीद लेते हो, तो सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। तो क्या सरकार माइक्रो इकोनॉमिक्स है? नहीं, सरकार तो पूरे इंडिया के लिए मैक्रो है। फिर वो बचत पे ध्यान क्यों दे रही है? राइट। तो ये सारी उलझने आपको लग रही होगी, उनको मैं सुलझा दूंगा टाइम आने पर। लेकिन आप अभी ये समझिए कि हर चीज जो माइक्रो लेवल पे अच्छी होती है वो मैक्रो लेवल पे अच्छी हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन इस चीज का समाधान सरकार कैसे निकालती है? निवेश के द्वारा निकालती है। लोग बचत करते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, उस पैसे को लेकर व्यापारी वर्ग क्या करता है? निवेश करता है। जैसे हम माइक ले आए, कैमरा ले आए, बोर्ड ले आए, चेयर्स ले आए, ये क्या कहलाता है? निवेश। निवेश किसको कहते हैं? ऐसा खर्चा जिससे आप उत्पादन क्षमता बढ़ाते हो। आप माइक को खरीदना निवेश कहलाएगा, एसी को खरीदना क्लासरूम के लिए, अगर मैं घर के लिए खरीदूंगा तो ये उपभोग कहलाएगा। लेकिन यहां ये एसी क्या काम आ रहा है? इस क्लास में उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। जब बहुत गर्मी लगती है तो हमें चलाना पड़ता है, तब मैं भी ठीक से पढ़ा पाता हूं और स्टूडेंट भी ठीक से पढ़ पाते हैं। एक कार है, अब मैं जाऊंगा, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक कार है जिसको एक आदमी ओला उबर से जुड़ने के लिए कि मैं बिजनेस करूंगा, उसके लिए कार खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगा? निवेश। और अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, आने जाने के लिए कि भाई हम कभी भी बाहर जाएंगे, हमारी प्राइवेसी रहेगी, सेफ रहेंगे, हम लोग बाइक से गिर सकते हैं, ये सब सोच के वो लोग एक गाड़ी लेके आए, ये उपभोग कहलाएगा। तो कार के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं उपभोग हूं, कार पर नहीं लिखा हुआ है कि मैं निवेश हूं। आपको समझना है, ये पर्पज से पता लगता है कि उपभोग। हाँ, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी है जिनके लिए आप कह सकते हो कि ये निवेश के लिए ही बनी हुई है। जैसे ट्रैक्टर, आपने सुना कोई आदमी ट्रैक्टर इसलिए लेके आया कि पीछे ट्रॉली बांध दे और परिवार वालों को घुमाए? डू यू थिंक सो? अब शान के लिए ले आए तो फिर उपभोग हो जाएगा वो। भाई मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ट्रैक्टर आमतौर पे वो लाके खड़ा नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है तो आप उपभोग बोल सकते हो।
चलो अब ट्रैक्टर मान लो कंफ्यूजन वाली स्टेट में चल रहा है, तो आप जेसीबी ले आओ। अब वो भी कोई शान खिला के बाहर खड़ा कर दे रहा है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक बार ऐसा ख्याल मुझे आया था, वो अलग केस में आया था। ये विजय माल्या वगैरह के ये हवाई जहाज बिक रहे थे, मतलब तो एक बार मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने 20 लाख रुपए में एक हवाई जहाज बेचा है, मतलब जो बिल्कुल बेकार इस तरह का फालतू टाइप का जो था, तो वो किसी ने खरीद लिया। उस दिन मेरे को अफसोस हुआ था। और ये एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ऐसे क्रिएट हो सकते हैं क्लास में, जब तक आप वास्तव में ये सोचे नहीं हो तो अचानक कैसे क्रिएट हो जाएगा। मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि 20 लाख में उसका स्क्रैप वाला था कोई, तो वो स्क्रैप वैल्यू थी उसकी 20 लाख रुपए। उस दिन मुझे लगा था कि ये मेरे, मतलब मुझे पता लगता तो मुझे खरीद लेना चाहिए था ऐसे। और उसका कारण एक ही था कि मैं इसको अपने गांव में ले जाऊंगा और गांव के बाहर खड़ा कर दूंगा। तो मेरे गांव के बच्चे और दूसरे लोग, मतलब ये आसपास के गांव वाले भी आके वो हवाई जहाज को देखेंगे, मतलब और खुश होंगे। कभी पिकनिक मनाने के लिए कि चलते हैं उस गांव में, वहाँ पर हवाई जहाज है, और लोग फोटो सेल्फी ये सब भी लेंगे। तो वो उसमें बिजनेस पर्पज नहीं था, तो आप कह सकते हैं कि ये कंजप्शन और उससे रिलेटेड ही पर्पज था। मतलब हवाई जहाज भी आप इस वजह से खरीद सकते हो। लेकिन ये आइडिया मेरे को आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोई एक है रेस्टोरेंट जो हवाई जहाज में, मतलब वो लेके आया और उसी में रेस्टोरेंट बना रखा है। वो निवेश कहलाएगा फिर, क्योंकि वो रेस्टोरेंट चला रहा है उसमें, लोग खुश होके उसमें जाते हैं, बुक कराते हैं पहले, और फिर इस तरह का कुछ है, राइट। तो इस तरह से, तो ये तो ऐसे बातचीत की आप लोगों से। हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं। भूमि सुधार हेडिंग लगाते हैं, राइट। ये तो आपने बताया ही नहीं, मतलब 39B तो हो गया, सी नहीं बताया आपने। अब आप बताओ। सी में क्या है कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसकी कार्य प्रणाली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाए। इकोनॉमिक सिस्टम की कार्य प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम की कार्य प्रणाली कैसे होती है, आप इकोनॉमी को किस पैटर्न पे चला रहे हो। जैसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद आधारित अर्थव्यवस्था है, किस तरह की है। आज अगर हम भारत में सबको बराबर बराबर कर दें, मतलब बिल्कुल बराबर कर दें, सबके पास बराबर प्रॉपर्टी है, फिर इस देश को चलाएं, तो हमारा इकोनॉमी को चलाने का सिस्टम क्या है। सपोज इसको हम कर देते हैं बाजार आधारित, तो धीरे धीरे ये हो सकता है कि वापस केंद्रीकरण होना शुरू हो जाए, क्योंकि बाजार जो होते हैं वो मतलब इस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए संपत्ति तो बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड है दूसरों की तुलना में, उसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, कॉमर्शियल विचार उसके बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग अच्छी आती है उसे, तो धीरे धीरे एक छोटी कंपनी बनाएगा और फिर आगे निकल सकता है। फिर थोड़ी सी कंपनी बड़ी हुई तो दूसरों को वो खरीद सकता है, छोटी छोटी कंपनियों को मर्ज कर सकता है। ऐसे धीरे धीरे ये रिलायंस वगैरह जैसी कंपनियां, धीरू भाई अंबानी, और ये मतलब शुरू से बड़े थोड़ी थे। दूसरा एक शब्द सुना होगा आपने, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है कि साठगांठ हो जाती है नौकरशाहों के साथ, नेताओं के साथ। फिर उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे पेट्रोल पंप देना है किसी को, उसका लाइसेंस देना, तो अपने मिलने वालों को पेट्रोल पंप का लाइसेंस देना शुरू कर देंगे। सरकारी क्षेत्र भी रहता है, कोई प्रोजेक्ट आने हैं, सड़क बनानी है, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे हो सकता है कि फिर से विषमता हो जाए। तो मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है, फंक्शनिंग का मतलब क्या है, इसलिए बताया आपको। तो इसमें है कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण,
और इसके अंदर क्या है कि आपकी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में नहीं हो। और आपको मैं समावेशी विकास का चैप्टर पढ़ाऊंगा मेंस में, ऐसे आंकड़े दूंगा कि आपको भी ये फील होगा कि इंडिया में इस समय कितनी विषमता बढ़ गई है। जो टॉप 1% पॉपुलेशन है भारत की, जिसमें मुकेश अंबानी जी को शामिल करते हुए उनसे कम अमीर, ऐसे करते करते जहां 1% पॉपुलेशन आपके देश की खत्म हो जाए, ऊपर से शुरू करते हैं, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 51.5% है 1% के पास। मतलब आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी है उनके पास। तो कहां हम आर्टिकल 39C की भावनाओं को ध्यान में रख रहे हैं, राइट? तो ये था, आप हेडिंग लगा लो चैप्टर की, भूमि सुधार। और अंग्रेजी में भूमि सुधार को लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। लैंड रिफॉर्म्स। ये तो टॉपिक हुआ। अब सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखिए। इसमें भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने कोमा लगाइए, गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधारों को आवश्यक माना गया है। इसके पीछे ब्रैकेट में लिखिए, कोष्टक का निशान बनाकर, यूपीएससी मेंस 2013। जो पहला मेंस हुआ था उसमें भूमि सुधार पर एक सवाल आया था, 2 भागों में बटा हुआ था, जिसके पहले भाग में उन्होंने पूछा था कि भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी निवारण, इनके मध्य अंतर संबंध बताइए। आपस में ये कैसे जुड़े हुए हैं, भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी निवारण। कई बार मैंने ये देखा कि कुछ बच्चों को जैसे उत्पादकता का अर्थ नहीं मालूम चल पाता, उत्पादकता किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उत्पादन की बात करते हो, एक तो ये शब्द है, जब हम कृषि उत्पादकता लिखा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इसको क्लियर करना चाहिए। और एक वर्ड हुआ उत्पादकता, अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्रोडक्शन, और ये है प्रोडक्टिविटी, राइट? अगर हम कृषि की बात करें, जैसे किसी आदमी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, कृषि वाली जमीन है 10 हेक्टेयर, राइट? 10 बीघा मान लीजिए चलो, और वो 100 क्विंटल अनाज पैदा कर रहा है। एक फसल को ले लिया कि 100 क्विंटल अनाज पैदा कर रहा है, तो आप कहेंगे कितना उत्पादन हुआ, तो आप कहेंगे 100 क्विंटल हुआ। उत्पादन बोलिए
कुल लगा दीजिए, कुल उत्पादन, उत्पादन एक ही बात है। टोटल को जब आप बोलते हो तो उत्पादन शब्द आएगा, राइट। और उत्पादकता में क्या देखा जाता है? प्रति हेक्टेयर, प्रति बीघा, मतलब किसी भी चीज की उत्पादकता निकालनी हो तो आपको एक पर निकालनी होगी। एक हेक्टेयर कितना पैदा करता है, मतलब इस तरह से। तो 10 हेक्टेयर से 100 क्विंटल होता है, तो हम कहेंगे कि इस खेत की उत्पादकता, अगर गेहूं की बात कर रहे हो, ऐसे फसल वाइज भी होता है, गेहूं की उत्पादकता, चावल की उत्पादकता, ऐसे भी बोलते हैं। एक रिसर्च कहता है कि जापान की चावल की उत्पादकता अमेरिका की चावल की उत्पादकता से ज्यादा है। क्या मतलब हुआ इसका? भले ही उत्पादन जो है अमेरिका में ज्यादा हो रहा हो, क्योंकि जापान तो छोटा सा है, तो उत्पादन ज्यादा होने से हम ये नहीं कह सकते कि उत्पादकता भी ज्यादा होगी। ये भी ध्यान रखना चाहिए, राइट। लेकिन पहले ये तो क्लियर हो गया आपको प्रत्येक ने। अब जैसे भारत इस समय मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है, ये तो मालूम होगा आपको, नंबर 1 स्थान है हमारा। लेकिन क्या हमारे भारत के पशु उत्पादक माने गए हैं? नहीं। डेनमार्क वगैरह के पशुओं की तुलना में हमारे पशु इतने उत्पादक नहीं है। हमारी गायें, भैंस वगैरह ये सब उतने उत्पादक नहीं है। लेकिन फिर भी उत्पादन ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पशु ज्यादा हैं, इस वजह से। अब ज्यादा पशु मिलके ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। अब एक परिवार में 20 लोग हैं, सब कमा रहे हैं, और एक परिवार में एक आदमी है। अब वो 1 लाख रुपए कमा रहा है और वो सब लोग 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो भी ज्यादा हो जाएगा उनके यहाँ। वो 4 लाख रुपए कमाएंगे, 20 आदमी 4 लाख कमाएंगे, और एक आदमी 1 लाख कमा रहा है। तो क्या हम ये कह देंगे कि सामने वाला जो परिवार है वो ज्यादा उत्पादक है? नहीं, गलत है ये। पहले वाला जिसमें एक आदमी है वो ज्यादा उत्पादक है, राइट। तो हमने कृषि उत्पादकता, तो भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधारों को आवश्यक माना गया है। और ब्रैकेट में आपने लिखा यूपीएससी मेंस 2013, और यूपीएससी में ये सवाल एक पार्ट के रूप में पूछा गया था। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आपको लिखाऊंगा। तो कुछ कुछ चीजें बीच में जब आएगी तो आप ऐसे नोट्स में आगे बढ़ जाना, लेकिन उनको बॉक्स में बंद कर देना, ताकि वो अलग आपके दिमाग में रखी अलग बात थी, जुड़ी हुई तो इसी से है, लेकिन लेखन के अंदर नहीं ला रहा हूं मैं। अब डायग्राम वगैरह बनेंगे तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। आप वहां भी बना सकते हो यूपीएससी में। एक बार इस अंतर संबंध को समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो ये जो रिलेशन है इनके बीच में, वो त्रिकोण टाइप का है। तो यहां पर मतलब भूमि सुधार ऊपर ही ऊपर लिखेंगे हम लोग। और मैं थोड़ा परिचय आपको दिया ही था भूमि सुधारों के बारे में, कि शोषण को दूर करते हैं, छोटे खेत की प्रॉब्लम भी दूर करते हैं। तो छोटे खेत ठीक ठाक बड़े हो जाते हैं तो उत्पादकता बढ़ती है। तो भूमि सुधारों से एक तरफ क्या होगा कि कृषि उत्पादकता, और यहां बढ़ते हुए एरो का निशान लगा सकते हैं कि भूमि सुधार क्या कर रहे हैं, कृषि उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। कृषि उत्पादकता की तरफ जा रहे हैं, ये बढ़ रही है, राइट। और भूमि सुधारों में मैंने ये भी कहा कि हम निर्धन लोगों को भूमि का वितरण भी करते हैं। तो भूमि सुधार सीधा क्या करेंगे? गरीबी को कम करेंगे, राइट। और ये ऐसे हम एरो बना सकते हैं। डायरेक्ट भी गरीबी कम करेंगे, क्योंकि किसके माध्यम से करेंगे? निर्धनों को भूमि का वितरण के,
चाहे तो मतलब ब्रैकेट में यहां लिख सकते हो, निर्धनों को भूमि का वितरण। निर्धनों को भूमि का वितरण करके गरीबी। अच्छा, दूसरी बात और है कि कृषि उत्पादकता बढ़ने से भी गरीबी दूर होगी। ये बढ़ने से, एक अर्थशास्त्री थे वीएम डांडेकर, नाम सुना आपने? वीएम डांडेकर। उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो मैं लिख रहा हूं, वो आपके काम भी आ सकती है। थोड़ा स्पेस भी नोट्स में छोड़ सकते हो साइड में, वहां भी कुछ लिख सकते हो। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, एग्रीकल्चर इज द पार्किंग प्लेस ऑफ पुअर्स। एग्रीकल्चर इज द पार्किंग प्लेस ऑफ पुअर्स। वीएम डांडेकर। थोड़ा इधर लिखना होगा, आप लिख लो, मैं, क्योंकि ये ऑनलाइन भी जाती है ना क्लास, तो इसके इधर जाने पे वो कैमरे में नहीं आ रहा। आप लिखो फिर मैं करता हूँ। आपने तो लिख लिया ना? नाम इनका पूरा लिख लो, वीएम डांडेकर। एग्रीकल्चर यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इज द पार्किंग प्लेस ऑफ पुअर्स। और ये बात कही है वीएम डांडेकर ने। वीएम डांडेकर। एग्रीकल्चर इज द पार्किंग प्लेस ऑफ पुअर्स, इसका मतलब क्या है? मतलब आपको गरीब एग्रीकल्चर में दिखेंगे, पार्किंग में। जैसे कार पार्किंग है तो कोई कहे मेरी कार कहाँ चली गई, तो किसी ने कहा पार्किंग में देख लो। भारत में किसी ने पूछा गरीब कहाँ दिखेंगे, खेती में देख लो। मैं तो कोटेशन ले रहा हूं ना, अपनी बात नहीं कह रहा हूं। अपनी बात तो मैं समझाने में करता हूं, बाकी जितनी चीजें आती है वो किसी न किसी की है। बस मेरा काम है प्लेसमेंट करना, कि इसको यहाँ प्लेस करना है, इसको यहाँ प्लेस करना है। यही कला आपको सीखनी है कि किसी चीज को कैसे प्रमाणित करना है। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि गरीब कृषि में है। अब कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी ना संबंधित लोगों की। तो इसलिए इधर से भी हम किधर जाएंगे? गरीबी के कम होने की दिशा में। राइट। तो ये अंतर संबंध इस तरह से बना है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके फिर आप लिखिए। लिखिए, वर्तमान समय में अधिकांश लोगों का यह मानना है कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है, पूर्ण विराम लगाइए। उनके साथ साथ भूमि सुधारों पर ध्यान देना जरूरी है।
पूर्ण विराम लगाइए। वर्तमान में तकनीकी सुधारों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लागत बढ़ती जा रही है। जबकि कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने में उनका योगदान कम होता जा रहा है। एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं, लेकिन तकनीकी सुधार जो है, अब अलग दिख रहे हैं ना लैंग्वेज में। हम कह रहे हैं तकनीकी सुधारों के साथ भूमि सुधार होना चाहिए। अगर भूमि सुधार में ही तकनीकी सुधार हो तो फिर हम ये बात नहीं कह पाते, नहीं? और फिर हम उनका कुछ सीमा तक मतलब खंडन भी कर रहे हैं हल्का। अब मैं डायग्राम बना के आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जैसे तकनीकी सुधारों में बीज पे काम करते हैं, उच्च उपज के बीज, फिर उसमें फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं, पानी मिलाते हैं, मशीनीकरण, ये सब आगे तकनीकी सुधार के अंदर। ये जो तकनीकी सुधार भारत में चल रहे हैं या लागू हो रहे हैं किसानों के द्वारा, सरकार के द्वारा, इससे अब उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है। मैं एक डायग्राम 2-3 बना के समझाऊंगा आपको। और हो क्या रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय लागत बढ़ रही है। सामाजिक लागत का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, विषमताओं को बढ़ावा मिल रहा है। ये कहा जाता है कि भारत में बड़े किसान सब्सिडी का फायदा ज़्यादा उठाते हैं। तकनीकी सुधारों का जो हृदय है भारत में कि तकनीकी सुधार किस चीज़ से लागू होंगे, सब्सिडी से। तकनीकी तो महंगी होती है। आज रिलायंस जियो के आने के बाद हम देखते हैं कि भारत में हर आदमी फ़ोन के साथ इतना जुड़ गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इवन गांव में बिना पढ़े लिखे लोग भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या बनी? उसका चीपर होना। अगर आप इनका इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करने का, डेटा का, इसका ज़्यादा रेट रखो, आप अगर बहुत महंगा कर दो, तो तकनीकी अच्छी होते हुए भी, संवाद की तकनीकी कि हमें किसी से बात करनी है, किसी को मैसेज भेजना है, तो उसका लोग नहीं करेंगे उतना इस्तेमाल। अब फर्टिलाइजर अच्छा होता है लेकिन महंगा है तो लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सरकार इसमें क्या करती है, सब्सिडियां देती है। और ये WTO में भी डिस्प्यूट पैदा करता है। अब कैसे पैदा करता है वो मैं सब्सिडियों का टॉपिक आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में किसानों को बिजली ऑलमोस्ट फ्री है, सिंचाई फ्री है, फर्टिलाइजर केंद्र सरकार कम दामों में उपलब्ध करवाती है। में थोड़े बहुत सुधार किए सरकार ने, लेकिन उतने नहीं हुए चेंजेस जितने होने चाहिए। यूरिया जो है वो चीपर हो जाता है। सरकार की कुछ जो सब्सिडी देने का जो तरीका है वो मैं सब्सिडियां पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने से एक समस्या खड़ी हो जाती है जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। सब लेखन में आ जाएंगे अपनी जगह पर, आप चिंता नहीं करो। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो ज़्यादा यूरिया होता है वो लीक हो जाता है, आसपास की वाटर बॉडीज में चला जाता है। जैसे छोटी छोटी नहरें, वितरिकाएं, उनमें चला गया। फिर वहाँ क्या होता है कि एल्गी का विकास होना शुरू हो जाता है। एल्गी उसको इस्तेमाल करती है अपने डेवलपमेंट के लिए। जैसे जैसे एल्गी बढ़ती है वैसे वैसे आसपास के प्लांट के लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है और वो मरने लग जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा गया है।
और मैं कोई साइंस का न तो टीचर हूँ नहीं स्टूडेंट हूँ, राइट। लेकिन मैंने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2018 जनवरी में, उसका नाम था सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक, वो भारत के ऊपर थी। तो भारत की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर उन्होंने हर टॉपिक पर रिसर्च किया। सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर का भी, हर जगह पे। बहुत अच्छा रिपोर्ट है वो, मैं बहुत जगह इस्तेमाल करूंगा और आप पढ़ सकते हो तो मैं बता दूंगा। तो वो रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लेना, है अंग्रेजी में, मतलब थोड़ा थोड़ा समय मिले जैसे देख सकते हो आप। उसमें बताया गया है ये यूट्रोफिकेशन, मतलब मैंने वहाँ से सीखा है इसको। मैं कहने में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अब ज्ञान कहीं कहीं से तो मिलता ही है। मतलब तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया, मतलब पढ़ने के दौरान मैंने कभी पढ़ी होगी, मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे क्लैरिटी आई कि ये यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ होती है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं, तो अब साइंस के टर्म जहाँ आ जाते हैं तो वहाँ कठिनाई होती है कई बार। जैसे वर्चुअल करेंसी मनी बैंकिंग में आएगा, बिटकॉइन। अच्छा, हमारी सरकार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने के लिए बोल रहा है, रिजर्व बैंक। अब वर्चुअल करेंसी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब वो साइंस वाले लोग ज़्यादा जानते हैं, आईटी वाले ज़्यादा जानते हैं। लेकिन चूंकि वर्चुअल करेंसी लोग खरीदते हैं, बिटकॉइन वगैरह, तो अब वो इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है। तो थोड़ी उसकी प्रोसेस को समझाने के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ साइंस लिंक हो रहा है, आईटी लिंक हो रहा है, इस वजह से। ऐसे एक आधे टॉपिक होते हैं जहाँ पर इस तरह की फंसावट आती है। लेकिन मैं तो रिसर्चर टाइप का हूँ, मैं इतने रिपोर्ट पढ़ डाले उसके लिए, बिटकॉइन के लिए, कि कैसे वो क्रिएट होता है और कैसे ब्लॉकचेन बनती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, राइट। लेकिन जब वो चीज़ आई सामने तो पढ़ेंगे ना उस चीज़ को, नहीं तो ऐसे कैसे, मतलब उसका प्रसंग बनेगा तभी तो, राइट। तो तकनीकी सुधार आजकल क्या है कि मैं ये कह रहा था, यूट्रोफिकेशन के कारण पर्यावरणीय इकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो रही है। आर्थिक समस्या इसलिए पैदा हो रही कि सरकार का घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा है। ये आप पढ़ा भी होगा कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा घाटा हमारे यहाँ 2021 में सरकार ने कहा था कि 3.5% घाटा रहेगा, उसको रिवाइज करके 9.5% भारत की जीडीपी का, और 21-22 के लिए 6.8%। जबकि हमारे देश में कई कमेटियां और एक्ट 3% का बताते हैं कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत ब्याज पर कितना पेमेंट करता है आपके हिसाब से? अगर हम एक साल में 1 रुपया खर्च करती है सरकार, 100 पैसा खर्च करती है, तो ब्याज पर हम लोग 18 पैसा देते हैं। और डिफेंस पे कितना खर्च करते हैं? 8 पैसा। ये ब्याज कहां से आया? यही घाटे लगाकर। घाटे कहां से आए? यही लोकप्रिय नीतियों को लागू करके, कि सब्सिडी देने से जनता खुश होगी, हमें वोट देगी। तो ये ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल भी हो रहा है, घाटा भी बढ़ रहा है, तो आर्थिक भी समस्या खड़ी हो रही है। इस तरह से ये मैंने लिखा है आपको। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा इसका। आपको ज्यादा पेज भरने में विश्वास नहीं करना है कि आप क्लास का मूल्यांकन इस तरह से करना शुरू कर दो कि आज हमने कितने पेज लिखे। तो पेज पेज से थोड़ी होगा, मेरे पेज तो कम ही बनेंगे आपको। लेकिन एक एक पेज पे कितने सवाल सोल्व कर सकते हो, वो अलग चीज है। मतलब ज्यादा लिखने से थोड़ी होता है। और उसमें भी लोग सुझाव दे देते हैं कि सर, मतलब हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा, यार कितना शॉर्ट नोट बनाना चाह रहे हो? तो हमारे देश में हम कृषि उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर तो हम लिखेंगे कृषि उत्पादकता, ये बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे एरो का निशान बना लें। और इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है तकनीकी सुधार,
और एक तरीका है भूमि सुधार। तकनीकी सुधार में हम किस चीज पर जोर देते हैं? उच्च उपज के बीज, उर्वरक, मशीनीकरण आदि। और इसमें ज़्यादा फोकस जो होता है, ऐसे तो बड़ा टॉपिक है लेकिन मेन लिख रहा हूँ, काश्तकारों के शोषण, काश्तकारों के शोषण को दूर करना। हाँ मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, अभी लिखो आप फिर बता दूँ। काश्तकारों के शोषण को दूर करना। ये जो यहाँ काश्तकार शब्द लिखा मैंने, ये वो लोग हैं जो दूसरों के खेत की जुताई करते हैं, और इनको बटाईदार भी कह सकते हो आप। तो ये काश्तकार शब्द जो है यहाँ पर मेरी क्लास में जब इस्तेमाल होगा, यूँ तो आप किसान को भी काश्तकार, जो काश्त करता है वो काश्तकार है, लेकिन ये भूमि सुधारों का जब चैप्टर हिंदी में पढ़ते हैं तो ये रूपांतरण किस तरह के होते हैं तो आपको पता है। तो काश्तकार शब्द जो हिंदी में आएगा उसको आप अंग्रेजी में कहेंगे टेनेंट फार्मर। एक प्रकार का क्या है वो? टेनेंट फार्मर। और जो टेनेंट फार्मर होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपना एक खेती का हिस्सा भूस्वामी को देते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, बटाईदार भी कहते हैं। तो यहाँ काश्तकार शब्द का मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टेनेंट फार्मर, दूसरों के खेत को जोतने वाला। वो एज ए टेनेंट है, मतलब स्वामी नहीं है। और इसीलिए जो टेनेंट फार्मर होते हैं वो ज़्यादातर जिस तरीके पे काम करते हैं, फसल का हिस्सा देते हैं, इसलिए इनको कई बार बटाईदार कहते हैं। बटाईदार। और बटाईदार की अंग्रेजी फिर अलग बनेगी, कि शेयर क्रॉपर कहते हैं, लेकिन है वो टेनेंट फार्मर ही। लेकिन ये जो नाम पड़ रहा है उसके हिसाब से अंग्रेजी बनेगी इसकी शेयर क्रॉपर। तो शेयर क्रॉपर क्यों बन रहा है? वो टेनेंट है इसलिए तो बन रहा है। तो ये आपस में, अब मैं जगह जगह बटाईदार नहीं लिखाऊंगा, काश्तकार, लेकिन आपके दिमाग में ये चलाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बटाईदारों की बात कर रहा हूँ, टेनेंट फार्मर्स की बात कर रहा हूँ। ये सब एक समानार्थक रूप से। पश्चिमी बंगाल में चले जाओगे तो इनको बर्गरदार कहते हैं, राइट। वो यही लोग हैं लेकिन एरिया के हिसाब से उनका नाम। और इसीलिए उन्होंने एक ऑपरेशन अभियान चलाया था पश्चिमी बंगाल, उसका नाम रखा था ऑपरेशन बरगा, क्योंकि वहाँ जो बटाईदार और काश्तकार टाइप के जो लोग थे उनको स्वामी बनाया था उन्होंने अभियान चला के, तो उसका नाम रख दिया ऑपरेशन बरगा। लेकिन वो थे इसी पैटर्न पे काम करने वाले लोग, राइट। तो उच्च उपज के बीज, उर्वरक, मशीनीकरण, ये तो तकनीकी सुधार, और यहाँ शोषण को दूर करना, ये भूमि सुधार, ऐसे समझे आप, राइट। अब विचारधारा के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये समाजवादी विचारधारा, तो आप इसके नीचे लिख सकते हो और यहाँ पर लिखिए पूंजीवादी विचारधारा।
ठीक है। अब ये जो सुधार है भारत में, इनकी स्थिति क्या हो गई है कि ये उत्पादन को इतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि ओवर यूज हो रहा है, उर्वरक का ओवर यूज हो रहा है। जहाँ ओवर यूज होने लग जाता है, इकोनॉमिक्स में एक डायग्राम बनता है, ये तो मैं मिटा देता हूँ। एक काम और करो आप, इनको नीचे से ऐसे मिलाओ आप, ऐसे यूं थोड़ा बड़ा बना देना, मेरे यहाँ जगह नहीं है इसलिए। और जब आपको स्टैंड लेना पड़े, यूपीएससी पूछे आपको कि क्या करना चाहिए, तो आप इनको मना मत कर देना। हाँ, मैंने ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखा है कि ये खराब है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी भूमिका कम हो रही है, मतलब उत्पादन को बढ़ाने में। वो भूमिका कैसे कम हो रही है उसको भी बताऊंगा आपको। तो आपको स्टैंड लेना पड़े तो आप ये कहिए कि दोनों जरूरी हैं, लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? भूमि सुधारों के ऊपर। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है अपने नोट्स में, भारत में दोनों प्रासंगिक हैं, लेकिन भूमि सुधारों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम लगा कि एक और लिखिए, इसके साथ ही लिखिए, भूमि सुधार होने पर, हाँ इसी में आगे बढ़ जाइए, भूमि सुधार होने पर तकनीकी सुधार अधिक कुशल हो जाते हैं। अधिक कुशल हो जाते हैं। अब एक चीज सोचो आप कि किसान का शोषण नहीं हो रहा है, वो कितना जल्दी तकनीकी को इम्प्लीमेंट करेगा, अपनी जेब से भी पैसे लगा सकता है। खेत छोटे हैं, बड़े कर दो उनको, तो तकनीकी और अच्छे से लागू होगी। तो तकनीकी सुधार, अगर भूमि सुधार हो गए तो और भी बेहतर ढंग से काम करेंगे। लेकिन हम भूमि सुधारों को छोड़कर तकनीकी सुधार जो कर रहे हैं, मतलब चाय बना रहे हो आप और चीनी डाले जा रहे हो, हम इनको एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बना रहे हैं लेखन में, हम एक दूसरे का पूरक बना रहे हैं। अब आप जूता तो पहन के आगे और मोजे को घर पर छोड़ आए। एक जेंटलमैन जो होता है वो टाई लगा रखा है, सूट पहना हुआ है, शूज पहने हुए हैं, रिस्ट वॉच डाला हुआ है, तो सब एक दूसरे की उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब सूट के साथ टाई ज्यादा बढ़िया लगेगी। अब आप जीन्स पहन रखा, ऊपर शर्ट पहन के टाई लगाओगे तो टाई खराब लगेगी। कॉम्प्लीमेंटेरिटी को समझना चाहिए कि तकनीकी सुधार किसके प्रति कॉम्प्लीमेंट्री है। एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में तो क्या होता है कि एक को हटाते और दूसरे को लाते हैं। ये प्रतिस्थापकता हमें पैदा नहीं करनी चाहिए जो हम करते हुए आ रहे हैं। हमने ये सोच लिया, जैसे एक बच्चा सो नहीं रहा है, कह रहा मैं पढ़ाई 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 करूंगा। अरे तुम्हें सोना भी पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा माइंड को आराम भी देना पड़ेगा, कहीं एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। ये थोड़ी कि एक ही धुन में लग गए, क्योंकि आराम की कॉम्प्लीमेंटेरिटी है आपके अच्छे कूल माइंड के लिए। हाँ, आप किसी एक को दूसरे की जगह लाने की कोशिश मत करो। कॉम्प्लीमेंटेरिटी में एक चीज और होती है कि सबकी सीमाएं होती है। जैसे आप चाय बना रहे हो तो सबकी सीमा है, दूध कितना डलेगा, पत्ती कितनी डलेगी, अदरक कितनी डलेगी, चीनी कितनी डलेगी, इलायची कितनी डलेगी। अब आप कहोगे कि यार दूध की जगह काम करते हैं, पानी को प्रतिस्थापक बना लेते हैं, तो चाय खराब हो जाएगी। और ज्यादा दूध डाल देते हैं तब भी कोई लोग चाय नहीं पी पाते हैं, वो कहते हैं दूध ही दूध की चाय बना दी, ये कोई चाय है? इस तरह से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक टी पीते हैं, उनको तो बिल्कुल ही ये ऑफर पसंद नहीं आएगा दूध वाला।
यही तो है यूपीएससी, यही है जो आप इस तरह से पढ़ रहे हो। इसे पढ़ लो एक बार तो क्यों नहीं, कुछ होगा, आराम से होगा। यहाँ पर बहुत लोग बन के गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने बारे में बात करना या कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, काम करना अच्छा लगता है। तो ये इतनी बढ़िया लाइन आपने लिखी बाद में, जो एकदम ही प्रासंगिक बना दिया भूमि सुधार को। और एक लाइन से परीक्षक कितना खुश हो जाएगा और हमें कितने नंबर देके चले जाएगा, इसका कोई अंदाज हम नहीं बना पाते हैं कई बार। पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए, भूमि सुधारों में, भूमि सुधारों में अन्य बातों के अलावा इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है कि काश्तकारों का शोषण नहीं हो। पूर्ण विराम लगे, आगे लिखिए, भूमि सुधारों को संस्थागत सुधार भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो आप, संस्थागत सुधार भी कहा जाता है। यहाँ भूमि को संस्था माना गया है। संस्था किसको कहते हैं? जहां संबंध होते हैं। जहां संबंध नहीं होते वहां संस्था नहीं होती है। जैसे हम विवाह को भी संस्था कहते हैं भारत में, समाजशास्त्र में विवाह को भी संस्था माना गया, परिवार को संस्था माना गया, जाति को संस्था माना गया। तो विवाह किस रूप में संस्था है? पति और पत्नी के बीच में एक रिलेशन है, रिलेशन से बंधे हुए हैं, तो ये संस्था बन गया है। जब हम कहते हैं सामाजिक संस्थाओं का पतन हो रहा है, तो इसका अभिप्राय ये क्या होता है? सामाजिक संस्थाएं तो है ही, पतन कैसे हो रहा है? जो वो रिलेशन है वो कमजोर हो रहा है। जिन सिद्धांतों पर आधारित वो रिश्ता है वो कमजोर हो रहा है। अगर पुत्र, पिता, ये जितने भी नाम हैं हमारे देश में कहीं पर भी, ये अपने आप में इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि ये रिलेशंस को दिखाते हैं और रिलेशन के साथ ओब्लिगेशन को दिखाते हैं। जब मैं कहूँ ये मेरे पिता हैं, तो मेरा ओब्लिगेशन भी बनता है उनकी तरफ, और पिता का पुत्र की तरफ भी, कि जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उनका ध्यान रखना है। तो ऐसे संस्थाएं जो होती है वो रिलेशन पर आधारित होती है, ये ध्यान रखिए आप। जहाँ मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हो क्लास में, आपको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से मेरे से पढ़ने हुए आए हैं, और किसी से बात नहीं करता कोई भी, और मैं जाता हूँ वो भी चले जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ भी जाना वहाँ चले जाते हैं, रोज आते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये संस्था नहीं है। अनरिलेटेड ग्रुप इज नॉट इंस्टीट्यूट। आप में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ आके परिचय होता है, जुड़ते हो आप, ये संस्था का रूप ले लेता है। हालांकि आप में से हर एक का जुड़ाव मेरे साथ जरूर है, क्योंकि आज आप मुझे एक टीचर के रूप में देख रहे हो, तो ये कनेक्शन बन रहा है। लेकिन आपका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप संस्था नहीं है अपने आप में। किसी ट्रेन में यात्री यात्रा कर रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो वो संस्था नहीं है, वो ग्रुप टाइप का, कोई ऐसे ही अलग अलग लोग जा रहे हैं, दूर से दिखेगा कि एक ग्रुप जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो संस्था रिलेशन से बनती है, और ये भूमि सुधारों में रिलेशन बन रहा है। शोषण कहाँ होगा? जहाँ रिलेशन है। शोषणकारी संबंध, ये बोलते हो ना, फ्यूडलिस्टिक, सेमी फ्यूडलिस्टिक रिलेशंस, मतलब। तो भूस्वामी अपने आप को फ्यूडल मान रहा है, मतलब, और वो उसको कह रहा है कि मेरे को ज्यादा लगान दो, नहीं तो मत काम करो। एक आर्थिक संबंध तो बन रहा है ना यहाँ। तो ये इन संबंधों को सुधार रहे हो, इसका मतलब ये संस्थागत सुधार है। और भूगोल ऑप्शनल में एक सवाल पूछा गया था, ऑप्शनल भूगोल में,
कि भारत में कृषि उत्पादकता के दबे होने का कारण संस्थागत कारण है। कौन से कारण? संस्थागत कारण। वो क्या पूछ रहा था यूपीएससी? भूमि सुधार। अब बच्चा सवाल तो तब करेगा जब सवाल समझ आएगा। लोग मेरे को पूछते कई बार कि सर उत्तर कैसे लिखें। मैं कहता हूं उनको कि आप ये सवाल मत करो, पहले ये सवाल करो प्रश्न कैसे समझें। प्रश्न समझोगे तब तो उत्तर लिखोगे। वहां कोई अलंकृत भाषा जीएस में क्या चलेगी? इतने कम शब्दों में आप कौन सी भूमिकाएं बना दोगे? 2 लाइन से बड़ी भूमिका होनी नहीं चाहिए। सवाल के ऊपर आइए सीधा। 3 भाग में टूटा हुआ 50-50 शब्द मिल रहे हैं, क्या भूमिका बनेगी उसमें? जो पूछ रहा है उसका उत्तर दो। यही लेखन कला है जीएस में। तो निबंध में होती है लेखन कला, उसमें क्या लेखन कला है? बस छोटे मोटे बातें हैं उनको ध्यान में रखो कि कोई टॉपिक पे सवाल पूछा तो सीधा ही उस पर शुरू मत करो। एक भूमिका दो कि किस फ्रेम में ये आता है। मतलब जैसे भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता बताइए, एक सवाल आ गया जैसे, तो सीधा ही लिखोगे भूमि सुधार ये होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे लिखोगे भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, मतलब एक उद्देश्य है। और कृषि उत्पादकता से कनेक्ट करके फिर जाओ इसमें। और कृषि उत्पादकता के लिए तकनीकी सुधारों के अलावा भूमि सुधार पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। फिर आओ भूमि सुधार क्या होते हैं, पैराग्राफ चेंज करके, और वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं और उससे कैसे कृषि उत्पादकता बढ़ जाएगी। ये ऐसे अटेम्प्ट होगा ना। तो इतना तो सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट थोड़ी जाया जाता है, कुछ भूमिका बना के हल्की फुल्की फिर उसमें जाया जाता है। लेकिन आप एक ही पैराग्राफ की भूमिका बना दी, ये भी गलत है। मतलब 2-3 लाइन की बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनको संस्थागत सुधार भी बोला जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। लिखिए, भारत के ग्रामीण प्रदेशों में गरीबी निवारण करने के लिए अन्य बातों के अलावा ये जरूरी है कि भूमि सुधारों के अंतर्गत निर्धन लोगों को कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लगभग 56%, 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधारों की आवश्यकता को समझा जा सकता है। विश्व बैंक द्वारा भी
विश्व बैंक द्वारा भी ये कहा गया है कि भारत को ग्रामीण प्रदेशों की गरीबी दूर करने के लिए भूमि सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। एक दो सवाल लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। साइड में या कहीं पर भी लिखिए, इस कथन का विश्लेषण करें कि इस कथन का विश्लेषण करें कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। एक और प्रश्न लिखिए, भूमि सुधारों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मुख्य विषय वस्तु क्या है? दूसरा भाग लिखिए, ये पहला पार्ट है, दूसरा लिखिए, भूमि सुधारों गरीबी निवारण और कृषि उत्पादकता के मध्य अंतर संबंध बताइए। अंतर संबंध बताइए। नहीं, अब अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग। ये तो प्रस्तावना था और कुछ सवाल मैंने आपको लिखा है। तो दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो भारत में भूमि सुधारों में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो उसका मैं चार्ट बनाऊंगा बोर्ड पे, फिर हर एक पर हम लोग लिखेंगे बाद में। तो सेकंड जो है, पहला था प्रस्तावना और दूसरा है भारत में भूमि सुधारों की विषय वस्तु। और कभी कभी क्या होता है कि विषय वस्तु को स्कोप भी लिखते हैं। स्कोप के दो अर्थ होते हैं, मतलब एक हम कहते हैं संभावना, स्कोप का मतलब क्या, संभावना है। एक स्कोप का मतलब ये भी होता है कि उसके अंदर कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान, ये पहले तो अलग अलग नहीं थे, आपको पता होगा। विल्सन आए, विल्सोनियन डाइकोटोमी एक वर्ड होता है,
विल्सन की वजह से ये सब्जेक्ट अलग बना, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं थे, पॉलिटिकल साइंस ही था। ये बहुत पीछे की बात कर रहा हूं मैं, मतलब मैं ये यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, मतलब लोक प्रशासन एज ए विषय एक क्षेत्र अलग ही डेवलप हुआ। मतलब विल्सन जो मतलब थिंकर थे, उनके राइटिंग्स की वजह से कि ये सेगमेंट अलग होना चाहिए। मतलब ये लोक प्रशासन वाले लोग जानते, मेरा कोई ये विषय नहीं रहा है, लेकिन मुझे ध्यान है ये कि उनकी वजह से ये विषय उभरा। मतलब मान लो अब ये विषय अलग हो गया तो पहले एक क्यों था, मतलब इसका मतलब टॉपिक मिलते जुलते हैं। जहां टॉपिक मिलते जुलते हो वहां पर कौन किसके अंदर आएगा ये तो बात होगी ना फिर। तो ऐसे वर्ड बनते हैं, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ कॉमर्स, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां स्कोप शब्द का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो इससे टेलीस्कोप है। मतलब एक टेलीस्कोप से के अंदर देखते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं तो क्या नजर आता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मान लीजिए यूपीएससी ने सवाल बनाया है कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऐसे बना दिया। अब हिंदी रूपांतरण वो क्या करेंगे, ये तो यूपीएससी का हिंदी रूपांतरण बहुत अलग तरह का है। और वहां आप सोच रहे हो स्कोप का मतलब क्या है, हिंदी समझ नहीं आ रही जबकि हिंदी मीडियम है। अंग्रेजी में देख रहे हो तो स्कोप लिखा हुआ है। अब आप लिखना शुरू कर दिए कि सफलता की संभावना कितनी है इनकी, पूरा मैटर ही चेंज कर दिया। और वो ये पूछ रहा है कि इसमें आएगा क्या, इसलिए मैंने बताया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप स्कोप लिख लें साइड में, तो इसका अंग्रेजी क्या बनी, स्कोप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो स्कोप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स बोले तो इसमें टॉपिक कौन से आएंगे, तो 3 तरह के टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आप लिखेंगे बिचौलियों का अंत। बिचौलियों का अंत, जो जमींदार वगैरह थे उनको बिचौलिया कहते थे, तो बिचौलियों का अंत पहला। दूसरा आप लिखेंगे काश्तकारी सुधार। इनकी अंग्रेजी हम जब इनके बारे में लिखेंगे तब करेंगे। काश्तकारी सुधार, राइट। ये काश्तकारी सुधार 3 प्रकार के थे। लगान का नियमन, लगान का नियमन। दूसरा आप लिखेंगे काश्तकारी में स्थायित्व। काश्तकारी में स्थायित्व है ना, और स्वामित्व संबंधी अधिकार। ये 3 इसमें आएंगे। और तीसरा जो यहां पर है वह कृषि भूमि का पुनर्संगठन। कृषि भूमि का पुनर्संगठन। हाँ, 1 मिनट लिखो फिर देखते हैं। कृषि भूमि का पुनर्संगठन लिख लिया, तो थोड़ा मैं इधर काम करूंगा, यहाँ हमारी थोड़ी सीमा रेखा बनी हुई है, तो मुझे इसके 2 विभाजन करने हैं, राइट। हाँ, कृषि भूमि का पुनर्संगठन को 2 भागों में बांटी।
इसको मैं यहां लिख रहा हूं, कृषि भूमि का पुनर्संगठन। आप वहीं पर रहिए जो आपका नोट्स है। इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। तीसरे नंबर का है ना, छोटे खेतों की समस्या का समाधान। छोटे खेतों की समस्या का समाधान। और दूसरा लिखिए, निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण। मतलब जो कृषि भूमि को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो एक तो छोटे खेतों की प्रॉब्लम दूर करेंगे और निर्धन लोगों को कृषि भूमि का वितरण भी इसके अंदर आएगा। इसके आप 3 फिर से करिए। यहां पर लिखिए चकबंदी। अंग्रेजी अभी नहीं लिखेंगे, बाद में देखेंगे। यहां लिखिए सहकारी कृषि। और यहां लिखेंगे लीजिंग। ऐसे ही देवनागरी में लीजिंग लिखिए, लीजिंग। हाँ मतलब, लेकिन वो कई शब्द ऐसे होते हैं कि वो उतने सटीक नहीं जाएंगे। आप पट्टेदारी या इस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है। तो ये वर्ड चल रहा है, मतलब नीति आयोग ने इसको फेमस बना रहा है वो, और ये बहुत हिंदी में आ रहा है खूब। तो आपको कम्युनिकेशन करना है और लिखने में भी अच्छा लग रहा है हिंदी में। अब आप अपॉर्चुनिटी को हिंदी में मतलब देवनागरी में लिखोगे तो अजीब सा नहीं लगेगा अपॉर्चुनिटी, लेकिन लीजिंग तो दिखने में कि सुंदर बढ़िया लग रहा है, तो चल जाएगा। ये पट्टा वगैरह लिखोगे तो वो फिर उतना बढ़िया लगेगा नहीं। तो आपको मैं जहां सलाह दूं उसको आप मान लेना, क्योंकि मैं कोच हूं आपका। ये तो इस तरह से। और इधर आइए, इसमें इसको करने के लिए हमें करना पड़ता है हदबंदी। और इसको सीलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन अभी मत लिखो अंग्रेजी। तो हम जब इनका नंबर आएगा एक एक का, तब हम लोग अंग्रेजी लिखेंगे। तो इस तरह से आज इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? ज्यादा ना हो जाए कहीं। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। 2 घंटे हम लोग पढ़ा करेंगे। आप 8 बजे आ जाइए कल से, है ना? तो टाइम पे क्लास शुरू कर देंगे और 2 घंटे पढ़ लिया करेंगे। ये प्रश्न जो मैंने आपको दिए 200 वर्ड्स में करिए इनका। 200 वर्ड्स में भी ये लिमिट रखते हैं हम लोग। और लिख के लाना, मैं खुद देखूंगा, मैं खुद ही जांचूंगा आपके प्रश्न। हमारा आप गिन लेना ना, मतलब जैसे एक लाइन में शायद 7-8 लिखते होंगे हिंदी में आप, 8 एक आते होंगे, मेरे मेरे 7-8 आते हैं, आप देख लेना, फिर उसको काउंट कर लेना एक बार। अच्छा, वर्ड लिमिट जो होती है वो 10% कम ज़्यादा चल कर सकते हो आप। जैसे 200 है तो 220। मेरी क्लास के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप 225 तक भी लिख लेना अगर कम लग रहा हो। लेकिन अच्छा है कि वो लिमिट में रहोगे तो सही रहेगा। यूपीएससी में 10% अप डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कल मिलते हैं आपसे, ठीक है? थैंक यू।